vis-a-vis Hindistan. A country like India, being there on the UN Security Council, we would be proud. मोहम्मद बिन सलमान के बाद टर्की ने भी G20 में पाकिस्तान को डिच कर दिया है। टर्की ने अपना एक वाज़ेह स्टैंस जाहिर किया और कहा है कि UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप इंडिया को मिलनी चाहिए। इंडिया इसका हकदार है, इंडिया का ये राइट है। तो फिर जाहिर है जब आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो दुनिया आपके इशारों पे नाचेगी बजाय कि आप उनके इशारों पे नाचें। ये वाकई भारत ने इस चीज को प्रूव कर दिया है। मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है कि हमारे पाकिस्तानी लोग, मेरे भाई और बहन, सब इन चीजों को देखें, वॉच करें कि वेयर वी स्टैंड। देखिए, हम पाकिस्तानी होना ऐसे वक्त पे ये एक गुनाह है। इंडिया जिस जगह पर इस वक्त पहुंच चुका है तो उसको UNSC की मेंबरशिप से ज़्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता। अपने लिए उन्होंने ये तो तैयब उर्दगान ने स्टेटमेंट दी कि मुझे बहुत फख्र होगा कि अगर इंडिया यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनता है। ये सवाल आपके बताते हैं कि आपको तो कुछ पता ही नहीं है इनके बारे में क्या हो रहा है। टर्की ने ये नहीं देखा कि पाकिस्तान इस बारे में क्या सोचता है, ना ही उसने ये देखा कि चाइना इस बारे में क्या सोचता है। तैयब उर्दगान अगर इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं तो उन्होंने मतलब ये अल्लाह के दीन को छोड़ दिया है। छोड़ नहीं दिया, लेकिन वो गलत कर रहे हैं ना। अच्छा, हाँ, मुसलमानों को हमारी हिमायत करनी चाहिए ना उनको। नहीं, लेकिन उन्होंने इसमें हमारी तो कोई मुखालफत नहीं ना की। ये मुखालफत है ना, जो दुश्मन के पास जाएगा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी चाहिए कि इसी तरह के स्टेप्स ले फ्यूचर में, जिससे भारत का जो है वो जो एतमाद बहाल हो सके। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर पिछले दिनों G20 की जो मीटिंग हुई, सक्सेसफुल जो मीटिंग हुई, उसमें सब कुछ अच्छी तरीके से हुआ। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा एक पलटफेर ये हुआ था, या फिर आप कह सकते हो कि सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये हुई थी कि हर लेवल पर पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला टर्की जो था वो इंडिया के साथ में, या फिर कहे कि इंडिया की फेवर में बोल रहा था। अब दरअसल हुआ ये कि टर्की के जो प्रेसिडेंट आए थे एर्दोगान, उसको किसी पत्रकार ने पूछ लिया कि भाई इंडिया को परमानेंट सीट, UNSC में परमानेंट सीट के बारे में आप क्या सोचते हो। तो उसको जो सिचुएशन थी उसके हिसाब से बोलना पड़ा इन द सेंस कि भाई इंडिया को मिलनी चाहिए वगैरह वगैरह। हालांकि उसने कई सारी चीज़ें और भी ऐड की कि भाई ऐसा होना चाहिए कि एक सर्कल वाइज सबको मिलनी चाहिए परमानेंट सीट। मतलब आज अगर 5 कंट्री है तो दूसरे साल दूसरे 5 कंट्री, मतलब ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि जो जिम्मेदार जो देश है उसी को ये सारी चीज़ें मिल सकती है। और इंडिया ने हर लेवल पर यहाँ पर साबित किया है कि इंडिया कितना जिम्मेदार, या फिर आप कह सकते हो कि रिस्पॉन्सिबल कंट्री है और जिम्मेदारियाँ ले सकता है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि कैसे टर्की ने पाकिस्तान को डीच कर दिया है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। मोहम्मद बिन सलमान के बाद टर्की ने भी G20 में पाकिस्तान को डिच कर दिया है। आखिर क्या वजह हुई कि G20 में पहुंचते ही वो कंट्रीज़ जो हमेशा के पाकिस्तान के दोस्त ममालिक कहे जाते, फ्रेंडली कंट्रीज़ जिन्होंने हमेशा हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया, और जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे सबसे करीबी दोस्त हैं, उन्होंने भी G20 में पाकिस्तान के स्टैंड्स के ख़िलाफ़ जाकर अपना स्टैंड्स का इजहार किया है। तो अगर हम इसको ये कहें कि उनको कौन रोक सकता था, यानी वो क्यों ऐसा करेंगे कि वो अपना स्टैंड्स अपने कंट्री के हवाले से नहीं करेंगे बल्कि पाकिस्तान को देखेंगे। तो हुआ क्या? हुआ ये कि पहले तो मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान आना था और वो पाकिस्तान नहीं आए। जो टर्की की मैं बात कर रही हूँ तो हुआ कुछ यूँ कि जहाँ MBS यहाँ नहीं आए वहाँ पर चले गए और वहीं की उन्होंने बात की। और वहीं पर टर्की ने अब ये किया है कि जब G20 के दौरान बातचीत हुई तो उसमें टर्की ने अपना एक वाज़ेह स्टैंस जाहिर किया और कहा है कि UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप इंडिया को मिलनी चाहिए। इंडिया इसका हकदार है, इंडिया का ये राइट है, इंडिया के लिए ये बनता है कि उसको परमानेंट मेंबरशिप दी जाए और हम उसको पूरे तरीके से सपोर्ट करते हैं। हम इंडिया के साथ हैं और हम ये कहेंगे UN से, हम ये कहेंगे दुनिया की ताकतों से कि इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाया जाए। अब देखिए, ये एक बहुत बड़ी ख़बर है। इसकी वजह ये है कि एक तो खैर ये तो अपनी जगह पर कि ठीक है टर्की ऐसा समझता है और उसने ये कही बात, और इसके हवाले से पहले भी हम ये कह चुके हैं कि इंडिया ने खुद ही इसके हवाले से जो इजहार किया है कि अब नहीं बनाओगे तो बाद में बनाओगे। ये तो अपनी जगह पर ये बात बिल्कुल सच
और बिल्कुल सही है, 16 आने दुरुस्त है कि इंडिया जिस जगह पर इस वक्त पहुंच चुका है तो उसको यूएनएससी की मेंबरशिप से ज़्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन जो मामला है कि डिच करवाने का वो इस तरीके से कि टर्की पाकिस्तान का बड़ा बेहतरीन दोस्त है और हमेशा से जो स्टैंड पाकिस्तान और टर्की का रहा है वो कुछ इस तरह का नहीं रहा। और इसमें टर्की ने ये नहीं देखा कि पाकिस्तान इस बारे में क्या सोचता है, ना ही उसने ये देखा कि चाइना इस बारे में क्या सोचता है। चलें, चाइना की तो हमें फ़िक्र नहीं, ठीक है, चाइना तो जो मर्ज़ी सोचे, लेकिन क्या पाकिस्तान इसको देख रहा है? और क्या वहाँ से टर्की से ये तैयब एर्दोगान साहब से पूछा जाएगा कि सर घड़ी मुड़ी जो है हम आपकी तरफ आते हैं और आपसे इतनी दोस्तियाँ हैं, जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है उसके आपसे ताल्लुकात बेहतरीन होते हैं, लेकिन ये क्या हुआ कि वहाँ पर आपने ये सोचा ही नहीं कि जो पाकिस्तान है उसका इस बारे में क्या स्टैंड है? क्योंकि पाकिस्तान और चाइना जो हैं वो एक साथ हैं इस बारे में। जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप है उसमें जो है वो इकट्ठे एक ही स्टैंड है, लेकिन तो टर्की ने जो है वो डिच करा दिया सर। बस अब बात ये है कि इस वक्त इंडिया जिस जगह पर खड़ा है, टर्की तो उसकी बहुत ज़्यादा बड़ी ट्रेड है, आप जानते हैं, और ये कैसे नहीं वो करेगा। और ट्रेड को भी छोड़ दीजिए, जैसे मैंने आपको कहा कि वहाँ पर यानी दुनिया की 20 बिग इकोनॉमीज़, 20-25 बड़ी इकोनॉमीज़ को इंडिया ने एक जगह पर इकट्ठ कर दिया है जी। और आप ये देखें मोदी की ताकत, नरेंद्र मोदी साहब की आप ताकत का अंदाज़ा कीजिए। आप ये देखिए कि नरेंद्र मोदी साहब इस वक्त कहाँ पर पहुँच चुके हैं और कितने बड़े स्टेज पर खड़े हैं, कितने बड़े हो चुके हैं कि उन्होंने रशिया को कंडेम करने के हवाले से या उसके ख़िलाफ़ बात करने के हवाले से किसी को इसकी इजाज़त नहीं दी, कोई नहीं बोल सका। और साथ ही मोदी साहब के साथ कौन बैठा था? जो बाइडेन साहब। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन, जो कि G20 में पहुंचे और उसके अलावा भी उन्होंने जो है उनसे टॉक्स की हैं, अलग से भी उनकी मीटिंग्स हुई हैं और वो साथ बैठे हैं। और रशिया के हवाले से जो है इस तरह की कोई बात जो है वहाँ पे देखने को नहीं मिली। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी चाहिए कि इसी तरह के स्टेप्स ले फ्यूचर में, जिससे भारत का जो है वो जो इत्मीनान बहाल हो सके। और इट इज नॉट, देखिए डिप्लोमेसी के अंदर यू नेवर शट डाउन द डोर, पॉसिबिलिटीज आर ऑलवेज देयर। ऑस्ट्रेलिया से दालें मंगा रहे हैं तो भारत से दालें क्यों नहीं आ सकती? अगर आपको किसी चीज की जरूरत, सब्जियां आप भारत से क्यों नहीं आ सकती? लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पे दुनिया की हर चीज पॉसिबल हो रही है, उन्हीं चीजों की कॉपी करनी चाहिए मेरे ख्याल में। ऐसे ही है सर। मुझे लास्ट में ये बताइएगा, लाइटर नोट अगर क्वेश्चन किया जाए, पाकिस्तान इन सब चीजों को करीब से ऑब्जर्व कर रहा है। डेफिनेटली हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, अगर मैं यहाँ पे बैठ के बात कर रहा हूँ, आप यूएस में बैठ के एज ए पाकिस्तानी इन चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमारे पॉलिटिशियन भी देख रहे होंगे, हमारे जो भी लीडरान हैं या जो भी लोग इस पाकिस्तान को चला रहे हैं, चीजें देख रहे होंगे। उन्हें नहीं समझ आती कि अगर बांग्लादेश रिलेशन बेहतर कर रहा है तो हम कर लें, अगर अफगानिस्तान रिलेशन बेहतर कर रहा है तो हम भी कर लें भारत के साथ रिलेशन, अगर ईरान रिलेशन बेहतर कर रहा है तो हम भी अपने रिलेशन बेहतर कर लें, अगर यूएई, अगर सऊदीया रिलेशन बेहतर कर रहा है, अगर तुर्की रिलेशन बेहतर कर रहा है तो हम भी रिलेशन बेहतर कर लें। आखिर कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से हम रिलेशन बेहतर कर नहीं पाते? रिलेशन बेहतर करना तो दूर, जो बात करता है कि भाई हम भारत के साथ रिलेशन बेहतर करेंगे, उसे गद्दार कह दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है, दोनों तरफ से इत्मीनान का फुकदान है। मुल्की मफाद में फैसले करने होंगे